नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। इससे पहले कि आज का शो हम शुरू करें, चलते हैं भारत मंडपम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं भारत मंडपम का, जहां G20 की बड़ी बैठक कुछ ही हफ्तों में होने वाली है। और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए सभी देशवासियों ने, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना है। और साथियों, मैं अनुभव से कहता हूं, मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैंने देश की शक्ति को भली भांति समझा है, देश के सामर्थ्य को जाना है, और उसके आधार पर मैं कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, भारत मंडपम में खड़े होकर के इस सुख के जनों के सामने कहता हूं, भारत विकसित हो सकता है, अवश्य हो सकता है। भारत गरीबी दूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। और मेरे इस विश्वास के पीछे जो आधार है, वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल में। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश ने जो नीतियां बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। साथियों, देश का विकास तभी हो सकता है जब नीयत साफ हो, नीति सही हो, देश में सार्थक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति हो। भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान पूरे देश में हो रहे G20 के आयोजन भी इसका एक प्रेरक उदाहरण है। हमने G20 को सिर्फ एक शहर, एक स्थान तक सीमित नहीं रखा। हम G20 की बैठकों को देश के 50 से ज्यादा शहरों में ले गए। हमने इसके माध्यम से भारत की विविधता को शोकेस किया है। हमने दुनिया को दिखाया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति क्या है, भारत की विरासत क्या है, विविधताओं के बीच भी भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है, भारत किस प्रकार से विविधता को सेलिब्रेट करता है। आज दुनिया भर से लोग इन आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। G20 की बैठकों के लिए अनेक शहरों में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, पुरानी सुविधाओं का आधुनिकीकरण हुआ। इससे देश का फायदा हुआ, देश के लोगों का फायदा हुआ।
और यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट की भावना पर चलते हुए ही हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। साथियों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका यहां आना ये अपने आप में आपके दिल के कोने में भी भारत के ये जो सपने पड़े हैं ना, उन सपनों को खाद पानी देने का ये अवसर है जी। एक बार फिर भारत मंडपम जैसी शानदार सुविधा के लिए दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आए, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। एक तरफ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और दूसरी तरफ विपक्ष के INDIA अलायंस ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करके मोदी सरकार के सामने एक चुनौती रखने का प्रयास किया है लोकसभा में। यह अविश्वास प्रस्ताव तब लाया गया है जब विपक्ष ये जान रहा है और मान भी रहा है कि उनके पास सरकार के खिलाफ नंबर है ही नहीं। INDIA अलायंस की दलील है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से संसद में जवाब मांगने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया है। कमाल है भाई, क्या अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ इसलिए लाया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पर कटघरे में खड़ा करना है? क्या विपक्ष के मन में ये डर भी बैठा है कि एक अकेला मोदी उन पर भारी है? बहरहाल विपक्ष ने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, तो मैं आज आपके सामने दो बड़ी घटनाओं को बताना चाहती हूं। नंबर 1, बिहार के कटिहार में बिजली कटौती पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर्फ बिजली मांगने के लिए ये हमने देखा कि एक आदमी को मार दिया गया, 2 घायल। केरल में कासरगोड में हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच का मामला सामने आया है। ये नारेबाजी INDIA अलायंस के साथी IUML के लोगों ने की है, जिन्हें राहुल गांधी ने कंप्लीटली सेक्युलर बताया था जब वो अपने अमेरिकी दौरे पर थे। मामले के तूल पकड़ने के बाद इस मामले में FIR दर्ज हुई है और कुछ लोग अरेस्ट होने की बात हो रही है। आज सवाल पब्लिक का है कि नरेंद्र मोदी से अकाउंटेबिलिटी की बात करने वाला INDIA अलायंस बिहार और केरल की घटनाओं पर चुप क्यों बैठा है? मणिपुर पर लंबी चर्चा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। लेकिन सवाल तो ये उठेंगे कि क्या विपक्ष की अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं है? जो हिंदुओं को मार देंगे वो राहुल गांधी के लिए सेक्युलर कैसे हैं? जनता पर गोली तो फिर संसद में किस अधिकार से इंडिया की बोली? यही है आज सवाल पब्लिक का। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके सामने सीधा सवाल रखना चाहती हूं और ये सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, आज उनके जवाब सामने आने चाहिए। और आज हमारे साथ इस डिबेट पर जुड़ रहे हैं अजय आलोक जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर शांतनु सेन प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और सांसद भी हैं, डॉक्टर नवल किशोर यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ST हसन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं आज प्रदीप भट्टाचार्य जी आपसे, सेक्युलर
आप सेक्युलर कहेंगे उनको जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारकर मंदिरों के सामने टांग दिया जाएगा और कह रहे हैं उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा? ये सेक्युलर लोग हैं, इसलिए आप प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। उधर एनडीएमसी की मीटिंग में केजरीवाल जी से सवाल पूछे जाते हैं कि काम क्यों नहीं हुआ, दिल्ली क्यों डूब गई पूरे पानी में, तो वो भाग जाते हैं। वो मांगेंगे अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ। और आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जिनकी सरकार बिहार में चलती है, लोग अगर बिजली के लिए वहां पर प्रदर्शन करेंगे तो उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। क्या ये पार्टियां मांगेंगी अविश्वास प्रस्ताव और अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री से? मैं पूछना चाहती हूं, हमारे देश में ये चल क्या रहा है? नहीं, मेरा सवाल तो एक ही है। आप जैसा तरीका से बयान डाला है, इसी सुन के मेरा लगता है सारे हिंदुस्तान में जहां पर हंगामा होता है वो एंटी बीजेपी स्टेट जो है वहां पर ही होता है। आप केयरफुली, इंटेंशनली आप थोड़ा जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर जो कुछ होता है इसके बारे में कुछ नहीं बोला, एक सवाल नहीं उठाया। ये क्या चलते रहे हिंदुस्तान में? पावर में है, इसी के लिए जो मर्जी है वही करेंगे। तो अपोजिशन पार्टी का क्या करेगा? पार्लियामेंट में हम लोग शोर उठाने के लिए कोशिश करता है, परमिशन नहीं मिलेगा। 267 हम लोग चाहता है, अभी तक परमिशन नहीं मिला है। तो क्या करेगा? अविश्वास प्रस्ताव नहीं आने के लिए तो जो बंदोबस्त किया तो सही किया। सारे हिंदुस्तान में बहुत बार कांग्रेस जितना साल क्षमता में था उसी समय भी हुआ, एनडीए में जो था उसी समय में वो अभी होता है। इसमें क्या अन्याय है? व्हाट्स द रॉन्ग अबाउट इट? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मुझे ये लगता है सारे हिंदुस्तान में पिछले 5 दिनों से हम मणिपुर का सवाल उठा रहे हैं और मणिपुर पर अकाउंटेबिलिटी डिबेट जरूर होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन क्या अकाउंटेबिलिटी है? मणिपुर के लिए क्या बात बोला है? जी सुनाइए। क्या बात बोला है? फॉरेन वेपन्स आया, फॉरेन इंटरवेंशन हुआ, आपका होम मिनिस्टर ने बोला, तो फॉरेन आर्म्स आया, वहां पर क्या किया होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री? आर्म्स सीज करने के लिए क्या बंदोबस्त किया? 3 महीना 4 महीना से हंगामा चलते रहे, 170 पीपल किल्ड हो गया, 2 एथनिक ग्रुप में लड़ाई स्टार्ट कर दिया गया। आपको मालूम होगा 2 एथनिक ग्रुप है नहीं, सारी इंडिया में 160 एथनिक ग्रुप है। आप जो मणिपुर में फायर स्टार्ट किया, इसको बंद नहीं करे, ये फायर सारे हिंदुस्तान में कैसा हो जाएगा मालूम नहीं होगा मेरा। आप ऐसा तरीके से बयान डाल के ये फायर को बंद करना मुश्किल हो जाएगा मैडम। प्रदीप दा, हम पिछले 5 दिनों से मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए ये पूरे विपक्ष का प्रयास है? क्योंकि सवाल तो कई हैं इस देश में और कई सवालों के जवाब मिलने चाहिए। मणिपुर पर जरूर जवाब मिलना चाहिए। मणिपुर पर इतने लोगों का वहां पर इतने लोगों की मौत हुई है, वहां पर मणिपुर में अशांति है, ये सारे सवाल होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर शांतनु सेन, क्या मैं पूछ सकती हूं? जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी। डॉक्टर शांतनु सेन तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर शांतनु सेन, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं, मणिपुर पर सवाल होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या देश में कहीं कोई और सवाल नहीं है? नंबर 1। और नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री को आप बुलवाना चाहते हैं संसद में? नंबर ना होने के बावजूद आप उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं? क्या ये
पॉलिसीज और लोकसभा के रूल्स का कहीं ना कहीं मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? नाविका जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहूँगा, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको पेरिस जाने का टाइम मिलता है, उनको अमेरिका घूमने का टाइम मिलता है, यहाँ तक उनको चीता का साथ फोटो खींचने के लिए भी 3 दिन टाइम मिलता है। लेकिन जब लगभग 3 महीना से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जाने के लिए टाइम उसके पास नहीं है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन का बाद उसके पास मुश्किल में कुछ चंद सेकंड मिलता है जिसमें वो बोलता है कि यह खराब हुआ है। क्या खराब हुआ है? दलित लड़की को, आदिवासी लड़की को रेप करने के बाद वहाँ पर नेकेडली पैरेड करवाया जा रहा है। क्या खराब हुआ है? कारगिल का एक सोल्जर जो देश के लिए फाइट किया, वो कह रहा है कि हम देश का मान तो बचा लिया, लेकिन हमारा अपना पत्नी का मान हम नहीं बचा पाया। इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ा सा टाइम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के आके थोड़ा स्टेटमेंट दे। आई स्टेट यू एन एग्जाम्पल। इन 2021 पूरा साल में प्राइम मिनिस्टर 4 घंटा पार्लियामेंट में बिताया, जबकि हमारा बंगाल का जब चुनाव हो रहा था और कहीं पे चुनाव हो रहा था, चुनाव का कैंपेनिंग के लिए वो एवरेज पर डे 4 घंटा समय बिताया। इसके बावजूद भी उनका इतना सा सेंटीमेंट नहीं है कि आइए चलते हैं कि हम फ्लोर में जाके थोड़ा स्टेटमेंट दे। हमको मालूम है नो कॉन्फिडेंस में सरकार नहीं गिनेगा क्योंकि उसका पास नंबर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर पहले आ जाते तो हम लोगों को 195 198 अप्लाई नहीं करना पड़ता। अभी हम लोगों को भी ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट लेना है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारा रिक्वेस्ट में नहीं आ रहा है, हमारा मांग में नहीं आ रहा है, ऑपोजिशन यूनाइटेडली रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं आ रहा है, 267 में डिस्कशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन है 198, उसका हम इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि 190 इस्तेमाल करने से सरकार नहीं गिरेगा। चलिए, लेकिन ये तो प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लिए ये आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है जब आप जानते हैं कि नंबर नहीं है। एक सेकेंड, हमारा प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सेकेंड, हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा देश की सरकार के लिए ये लज्जा का बात है, ये बेशर्मी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर को 198 द्वारा सदन में बुलाना पड़ रहा है। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री को बस संसद में हाजिर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई, ये विपक्ष आज सवाल पूछ रहा है। देखिए नविका जी, कहते हैं ना, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इन लोग का वही हाल हो गया है। बहरहाल मैं सामने देख रहा हूं 5 विपक्ष के मेरे मित्र बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर्स लोग हैं, बिल्कुल INDIA इंगित कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रदीप बाबू, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, जानती हैं, उन्होंने बोला कि देश में आग लग रही है, ये आग धीरे धीरे फैल जाएगी, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि आग धीरे धीरे फैले। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैसे होता है कि घटना 3 मई से शुरू होती है और आज है 25 जुलाई, वो कह रहे हैं 4-5 महीने, टीएमसी के मित्र कह रहे हैं 3 महीने। ये क्या है? सब मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ही है ना जो फैलाई जा रही है। इसका रिजल्टेंट प्रतिफल कोई अपने राज्य में नहीं बोल रहा है। शांतनु सेन जी बोल रहे हैं कि निर्वस्त्र करके महिला का परेड करवाया गया। बंगाल में क्या हुआ था? अपने राज्य में याद नहीं रखता, लोग पहले अपना घर साफ करते हैं ना, उसके बाद बाहर जाते हैं, लेकिन बंगाल की बातें याद नहीं रहेगी। नहीं, बंगाल की बातें आपको नहीं याद रहेगी। सेलेक्टिव एमनेशिया है, 3 महीना हुआ कि नहीं हुआ? यू आर अ डॉक्टर, आई नो इट। बंगाल में क्या हुआ? मई से जून, जून से जुलाई, 1 मिनट, मई से जून, जून से जुलाई, 2 महीना ही 10 दिन होता है। लेकिन बंगाल की बात याद आते ही टीएमसी के लोगों को सेलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है। बीच में मत बोलिए, आई हैड अ कर्टसी। मणिपुर में बीच में नहीं बोलते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, इंटरनेट बंद है इसलिए आपके यहाँ निर्वस्त्र परेड अलाउड हो जाएगी। अब मणिपुर में इंटरनेट बंद है इसलिए निर्वस्त्र परेड अलाउड नहीं है। क्या लॉजिक है भाई? निर्वस्त्र परेड कहीं भी हो, बंगाल में हो, मणिपुर में है, ये निंदनीय है। इट शुड बी क्रिटिसाइज्ड एंड इट शुड बी डेल्ट विद हार्ड हैंड्स, जो कि हम कर रहे हैं, आप नहीं करते हैं। इंटरनेट चालू रहने चाहिए। एक मिनट मैं खत्म कर लूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मुझे कांग्रेस को ही बोलना है। ऐसे नविका जी बीच में बोलेंगे तो फिर तो होगा नहीं ना। ये तो 5 लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, अपनी अपनी बात बोलते रहेंगे। ये गुरिल्ला छाप नीति जैसे पार्लियामेंट में अपनाया हुआ है, वैसे टीवी पे अपना रहे हैं। सुनने का धैर्य रखिए। अभी आज
कल मेघालय चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे अटैक हुआ। कौन गिरफ्तार हुआ है? कौन गिरफ्तार हुआ जरा बताएंगे शांतनु सेन जी? क्या आपके टीएमसी के प्रमुख वहां पे गिरफ्तार नहीं हुए हैं चीफ मिनिस्टर पे हमला करने के आरोप में? और डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि यह सुनियोजित है। तो क्या यह आग लगाने की कोशिश आप और कांग्रेस हम मिलकर कर रहे हैं क्या, कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत कर दो? और उसके बाद आप कहते हैं कि जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री को आप सदन में क्या बुलाएंगे? लेकिन अजय आलोक जी, मणिपुर पर तो सवाल जो उठ रहे हैं वो सही सवाल हैं। नहीं, पर मणिपुर पर सवाल जो उठ रहे हैं वो सही सवाल हैं। उनका जवाब अगर विपक्ष मांग रहा है, एकदम सही सवाल है, तो जवाब देने से भाग कौन रहा है? भाई हम जब चर्चा के लिए पहले दिन प्रधानमंत्री ने सदन शुरू होने के पहले बोला कि मणिपुर में जो हुआ, एक मिनट, 140 करोड़ भारतीयों का यह अपमान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनसे पीड़ा हुई है, सदन में पूरी चर्चा होनी चाहिए। अमित शाह जी ने कल लोकसभा में फिर सहकारिता बिल पे बहस करते हुए कहा कि मैं जवाब दूंगा, सिर्फ मणिपुर पे जवाब दूंगा, मैं किसी दूसरे राज्य को भी नहीं लाऊंगा, ना राजस्थान लाऊंगा, ना छत्तीसगढ़ लाऊंगा, ना बंगाल लाऊंगा, ना बिहार लाऊंगा। तब भी तो जवाब सुनने को तैयार नहीं है। माथा दीवार पे मार के सर फोड़ लें। विपक्ष का तो चाल चेहरा चरित्र वही है। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी भी जुड़ रही हैं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या गुरिल्ला छाप नीति चल रही है, जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन की अलायंस पर, या ऑपोजिशन नंबर अपने जानते हुए बस एक आदमी नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव ला रही है? क्योंकि प्रियंका जी 2018 में भी एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद का रिजल्ट आपको मालूम है। वो अविश्वास प्रस्ताव भी गिरा था और उसके बाद 303 सीटें आई थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की। इस बार 2023, बस एक साल पहले एक और अविश्वास प्रस्ताव। अब 2024 में क्या आप सोच रहे हैं कि दिस टाइम लकी? सबसे पहले ये लकी अनलकी की बात नहीं है नाविका जी, ये तो दुख की बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदारी लेकर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करनी चाहिए थी, इतने दिन चुप्पी करने के बाद वो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। कौन चाहता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू करे, कि उसको हमें उसका अंतर्गत नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान करने के लिए देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में जहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वहां के प्राइम मिनिस्टर्स हो, इलेक्टेड लीडर्स हो, दे हैव टू कम एंड स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उनकी जो बेसिक ड्यूटी है पार्लियामेंट की तरफ, अगर वही निभाने के लिए हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेंगे। अब आपको याद है नविका जी, हर चीज आंकड़ों में नहीं होती है। इंदिरा गांधी जी के पास बहुत भारी बहुमत था, बहुत भारी बहुमत था। कितने नो कॉन्फिडेंस प्रस्ताव उनके खिलाफ आए गए आपको पता होगा, आप तो जानी मानी जर्नलिस्ट हैं, आपने कवर किया हुआ है पार्लियामेंट। राजीव गांधी जी पे आए जब उनके पास 400 से ज्यादा सीट्स थी। ये हार जीत की नोटिस नहीं है, ये वो नोटिस है जहां पर खुद प्रधानमंत्री को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है कि वो मणिपुर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने हाजिर जवाब हैं, इतना सब जगह सारी दुनिया के पार्लियामेंट्स को संबोधित करते हैं, अपने देश के पार्लियामेंट को संबोधित कर लें, सवाल जवाब कर लें। उन्होंने अपने 36 सेकंड के वीडियो में भी ये कहा कि मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स को अपील करना चाहता हूं, राजस्थान के, वेस्ट बंगाल के। मैं कहूं सब पे चर्चा कर लीजिए प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं ना। तो हमारी मंशा हर चीज आंकड़ों से नहीं होती है, कुछ चीज होती है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, परंपरा है, उसका पालन होना जरूरी है। और स्थिति यहाँ पे आ गई है कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड एड्रेस द फ्लोर ऑफ द हाउस। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि होम मिनिस्टर बात करने को तैयार हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, जून में होम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, पार्टी के लीडर्स गए थे। अबव आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हमने उनके पास कुछ रिक्वेस्ट रखी थी, जिसमें से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये थी कि मणिपुर की जनता अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास खो बैठी है, आप उनका विश्वास जीतने की जिम्मेदारी है, तो इनसे इस्तीफा दिलवाएं। फिर दूसरा हमने उनसे कहा था कि आप प्रधानमंत्री की चुप्पी तुड़वाइए,
प्रधान मणिपुर वासी कह रहे हैं, अब आप मीराबाई चन्नू ले लीजिए, मेरी कॉम ले लीजिए, वो 80 साल की वृद्ध महिला जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, उनका घर जला दिया गया, उनके बेटे कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री जी से न्याय मांग रहा हूं। तो ये मणिपुर की जनता की मांग थी कि प्रधानमंत्री जी कुछ उस पर टिप्पणी करें। और तीसरा हमने कहा था ऑल पार्टी डेलीगेशन ले जाइए, आपने तीनों चीजें नहीं की, अभी भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। तो कैबिनेट के मुखिया होने के नाते और इलेक्टेड लीडर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उनको बस जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं आप लोग, सब क्यों तिल मिला रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हम तिलमिला नहीं रहे। और एसटी हसन साहब, अविश्वास प्रस्ताव लाना आपका बिल्कुल हक बनता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस मुद्दे पर आप बहस चाह रहे थे, मणिपुर के मुद्दे पर, उस मुद्दे पर तो सरकार बहस के लिए तैयार थी। गृह मंत्री ने 2 बार कहा, एक बार उन्होंने पहले कहा राज्यसभा में, एक बार लोकसभा में। उन्होंने दोनों लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन को चिट्ठियां भी लिखी कि आप आइए और बहस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बहस नहीं हुई आज तक इस बात पर। उल्टा क्या हुआ? अविश्वास प्रस्ताव। तो मैं पूछना चाहती हूं कि मणिपुर कहीं खो नहीं गया इस पूरे जद्दोजहद में? अब सिर्फ रह गया है कि किस तरह से विपक्ष अपना पावर दिखाए और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को किस तरह से कटघरे में डाले। मणिपुर की कौन बात कर रहा है आज? देखिए नाविका जी, मैंने आपका पिकनिक में पूरा बीजेपी पूरा भाषण सुना और मुझे अंदाज हो गया कि आप क्या चाहती हैं। मणिपुर जैसी घटना को आपने इतना लाइटली ले लिया। बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, पूरे दुनिया में बदनामी हो गई। शायद पिछले 100 साल में अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसी बर्बरता कहीं नहीं होगी। हम भी बेटी वाले लोग हैं, हमें एहसास है कि देश की बेटियों की रक्षा नहीं हो रही है। और आपको भी मालूम है कि आपने ये राज्य तो गिना दिए। आज ही एक वीडियो वायरल हुआ है मेरठ का, एक निर्वस्त्र बेटी परेशान है, उसका रेप हुआ और किस तरह से उसको खींच के ले गए। आपके संज्ञान में है सब बातें, लेकिन आप नहीं बताएंगी। इस तरह से पत्रकारिता हमारे देश की किस जगह जा रही है, हमें इसकी बहुत चिंता है। अब जहां तक सवाल नो कॉन्फिडेंस का है, आप जानती हैं कि मणिपुर जैसी घटना में अगर हमारे मुखिया, जो देश का मुखिया है, हम उससे ही तो सवाल पूछेंगे उसमें परेशानी क्या है। आप अगर बाहर स्टेटमेंट दे सकते हैं तो पार्लियामेंट में अंदर आके क्यों नहीं दे सकते? सारा मसला खत्म हो जाता और बहस शुरू हो जाती। लेकिन आपने भी जिद बांध ली कि मैं पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं दूंगा। आखिर ऐसी क्या वजह थी? भाई हम तो आपको मुखिया मानते हैं, देश का मुखिया मानते हैं, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम तो आप ही से सवाल और जवाब करेंगे। अब सिर्फ यही तरीका एक बाकी रह गया था। हम नहीं लाना चाहते थे अविश्वास प्रस्ताव, हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आए, एक स्टेटमेंट दें और सब पे बहस हो। आज बहन बेटियों के हालात जो हो रहे हैं देश के अंदर, मैं समझता हूं वो चीजें सर्वोपरि हैं। हम अगर अपनी जनता की इज्जत ही नहीं बचा पा रहे तो ऐसे डेवलपमेंट से या ऐसे बाहर की छवि से या ऐसे और पार्लियामेंट में जाके बोलने हसन से, साहब, आपने कहा से आप क्या बेटी फायदा वाले हैं इसलिए फायदा है? आपको चिंता है। मैं भी आपको बता दूं कि पिछले 5 दिनों से हम इस चैनल पर मणिपुर का मुद्दा रोज उठा रहे हैं। बल्कि मैं तो सिर्फ महिला खुद नहीं हूं, बहु बेटियों वाली हूं। तो मुझे आप कम से कम ये मत समझे कि बहु बेटियों की चिंता मुझे नहीं होगी। 5 दिन से हम ये मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपने उठाया मैं उसका जवाब अजय आलोक जी से लूंगी। अजय आलोक जी, सवाल सीधा ये है और विपक्ष के 4 बड़े नेताओं ने यही सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि मुझे ये लग रहा है और ये भी एक लोगों में परसेप्शन है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जिद है। आपने कहा प्रधानमंत्री की जिद है कि वो नहीं आएंगे, और लोग कह रहे हैं कि विपक्ष की भी एक जिद है कि गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, आपको वो नहीं सुनना, मणिपुर की आपने बात नहीं करनी, लेकिन आप प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये आपकी भी एक जिद नजर आती है अजय आलोक जी। लेकिन चारों नेताओं ने जो सवाल उठाया है उस पर
जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है सिर्फ प्रधानमंत्री को संसद में एक जवाब देने के लिए। देखिए नविका जी, मैं तो अभी सदन का सदस्य नहीं हूं। यहाँ पे बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ में से 4 सदन आई गेस पार्लियामेंट के सदस्य हैं। तो संसदीय प्रणाली के तहत मुझे तो लगता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देश में है तो इसकी पहली जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की बनती है। तो मणिपुर पर चर्चा पे पहला जवाब तो गृह मंत्री ही देंगे। अगर उस चर्चा पे सेटिस्फाइड नहीं होते और तब लाते अविश्वास प्रस्ताव कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं है, अब हमें अविश्वास प्रस्ताव चाहिए, तब तो कोई सेंस बनता है। लेकिन बात है कि जब मोदी को गरियाना इकलौता ही मकसद है, तब कैसे भी अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर देंगे ये चारों एमपी महोदय। दूसरा, एसटी हसन साहब इतना कैसे बोल रहे हैं? इनको पार्लियामेंट में तो यकीन ही नहीं है भाई। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट नहीं है, ये देश की संसद नहीं है, ये तो धार्मिक अखाड़ा है, धार्मिक लोगों का जो जमावड़ा है। इनके खुद के स्टेटमेंट है। तो ये कब से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी यकीन रखने लग गए? अभी कुछ दिन पहले इन्होंने देश की संसद को धार्मिक लोगों का जमावड़ा बताया था। इनके उसके पहले एक से एक सुपर बयान आते हैं। आज सवाल वो नहीं है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? प्रधानमंत्री कोई मौनी प्रधानमंत्री हैं? मौनी बाबा हैं क्या? अगर आपको शौक है, अगर आपको लगता है कि आपके कहने से, कौरवों के कहने से अर्जुन बाण चलाता है, तो बहुत बढ़िया, चलवाइए बाण अर्जुन से। किसने मना किया है? प्रधानमंत्री बोलेंगे और अविश्वास प्रस्ताव में आप छोड़ के भाग भी नहीं सकेंगे। आपको सुनना भी पड़ेगा, और सुनिएगा, देश भी सुनेगा। मणिपुर हमारे लिए कलंक है, लेकिन मणिपुर हुआ कैसे, इसकी भी इतिहास खुलेगी। पिछले 100 वर्षों का इतिहास खुलेगा, और तब जवाब देंगी कांग्रेस पार्टी और साथ में टीएमसी भी, क्योंकि यही टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती थी 12 से 14 तक, जब आई बीबो सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे, और जब मणिपुर में माइतियों के हिस्सों के जिले को हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल में दे दिया जाता था और 3-3 महीने का ब्लॉकेड होता था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता था। उस वक्त क्या जवाब है? अरे 17 में ना ये बीरेन्द्र सिंह आए मुख्यमंत्री बनके। 17 के पहले 10 वर्ष में कितनी हिंसा हुई है, कितने लोग मारे गए? 750 से ज्यादा लोग मारे गए मणिपुर में। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज तो बड़ा मणिपुर पे लोगों का दिल मचल रहा है। इतिहास की गलतियों से सबक लेकर अगर वर्तमान में सही काम नहीं कीजिएगा ना, तो भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। यही काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो इतिहास से नहीं, इस तरह हमें जवाब नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि इतिहास की गलतियों से अगर हमें सीखना है तो हम सबको सीखना चाहिए। पहले जो सत्ता में गलतियां कर चुके हैं वो आज क्यों हो रही हैं जब आपकी सरकार वहां पर है? अजय आलोक जी, ये भी सोचने की बात है। लेकिन नवल किशोर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप तो लोकतंत्र में बहुत विश्वास रखते हैं और आप ही की पार्टी ने मिलकर ये 26 पार्टियों को इकट्ठे लाने का काम किया है, INDIA बनाया है। आज मैं पूछ रही हूं, बिहार में क्या हालत है? कटिहार में वहां पर लोग बिजली के लिए अगर प्रदर्शन करे तो गोली चल जाती है, लोगों को मार दिया जाता है। जहां पर शराब बंद है वहां पर शराब के नशे में लोग मरते हैं, रोज आए दिन मरते हैं। पर यह सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि यह सवाल उठाने से कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि राजनीति हो रही है। नवल किशोर जी, आज आप ही बता दीजिए, लोकतंत्र किस तरह से जिंदा है बिहार में, और क्या बिहार के सवाल नहीं उठने चाहिए? नाविका जी, बहुत जबरदस्त आप बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं, और सरकार के लिए कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पूरे देश के कोने कोने से घटनाओं को इकट्ठा करके, और आप भी तो यही कोशिश कर रहे हैं जो अजय आलोक जी कर रहे हैं कि मणिपुर में जो हो रहा हो तो ठीक है, हो रहा है, सब जानते हैं, लेकिन ये जो बाकी जगहों पे जो घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे जिस तरह का भी घटना है, वो सब तो मणिपुर से कम नहीं है। आपको कम से कम ये फर्क स्थापित करना चाहिए कि मणिपुर जो सामूहिक पीड़ा झेल रहा है पिछले 2 महीना से ज़्यादा समय से, 150 से ज़्यादा लोग मरे, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए, कितने वहाँ पर रिलीफ कैंप चल रहे हैं, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप ये जरूरी समझते हैं कि इनको कंपेयर किया जाना चाहिए पूरे भारतवर्ष में जो हिंसा की घटनाएं हो, जो सरकारी ज्यादती की घटनाएं होती हैं, उसका तुलना करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में फर्क समझना चाहिए कि जब संसद चल रही होती है और सदन में जब बात होती है तो उस सदन के कैबिनेट के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। वहां पे गृह मंत्री और कोई और मंत्री आकर कहे कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री के बदले में बात करता हूं, यह व्यक्तिगत बात तो हो सकती है, लेकिन संसदीय प्रणाली का यह अपमान है
कि पूरा देश जानना चाहता है और सवाल का जवाब जानना चाहता है। प्रधानमंत्री संसद लोकसभा को छोड़कर बाकी जगह पे हर तरह का बयान दे सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें जो आप कह रही हैं वो प्रधानमंत्री रिपीट कर चुके हैं सदन के बाहर, लेकिन संसद में आकर, लोकसभा के अंतर्गत आकर ये बात नहीं कह सकते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। जहां पर मणिपुर का सवाल है, उस मणिपुर के सवाल को आप इतना नवल किशोर जी, नवल किशोर जी कंपेयर करके मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूं कि आज आप इतने संवेदनहीन हैं। आपके राज्य में आज एक आदमी को मार दिया गया है, गोली चला दी गई है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे थे, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बैटिंग कर रही हूं। मैं बैटिंग करूंगी, मैं इस देश के लोगों के लिए बैटिंग करूंगी। आपके कोई भी शब्द कहने से मैं डरने वाली नहीं हूं। आपने संवेदनशीलता की आपको नहीं लगता हो ना लगे। मैंने 5 दिन मणिपुर पर भी सवाल पूछे और आज मैं बिहार पर भी पूछूंगी। आपको अगर गलत लगता है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको गलत लगता है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, मैं सुन चुकी हूं आपको, मैं आपको सुन चुकी हूं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि मैं भारत के लोगों के लिए बैटिंग करूंगी, चाहे वो नागरिक महिला हो, चाहे वो नागरिक कोई पुरुष हो जिस पर गोली चली है, मैं सबकी बैटिंग करूंगी। इस बात की आप कभी भी चिंता मत करिएगा। लेकिन चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो राजस्थान हो, मैं हर जगह पर लोगों की बैटिंग करूंगी। मैं बिल्कुल भी आपके तेज बोलने से दबने वाली नहीं हूं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मणिपुर पर चिंता होनी चाहिए, मणिपुर पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मणिपुर में जो हुआ वो इतना विभत्स था कि अगर आप इंसान, और मैं महिला पुरुष में फर्क नहीं कर रही, अगर आप एक इंसान हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके हृदय में चीरती हुई वो वीडियो चली जाएगी। और मैंने वो वीडियो देखा है, मैं कभी भी उसकी तुलना इस तरह से नहीं कर सकती कि यहां हुआ वहां हुआ। वॉट अबाउटरी में मेरा कोई भी विश्वास नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बंगाल में भी तो 52 लोग मरे थे ना। राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना। तो क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही हूं? नविका जी नहीं, आप हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हैं, तो इसीलिए मैं थोड़े 2-3 फैक्ट्स और बताने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी नविका जी, टाइम्स नाउ नवभारत ने सुशांत सिंह राजपूत में कितनी डिबेट्स की थी? करीब 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। टाइम्स नाउ नवभारत तब पैदा ही राइट, वो एक सुसाइड वाला केस था। नहीं, यानी टाइम्स नाउ, आप तो टाइम्स नाउ के भी एंकर हैं, आप तो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, तब वो आपका बेबी था टाइम्स नाउ नवभारत, है ना। मैं आपसे बस एक सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने अभी खुद ही एसटी हसन जी के जवाब को कटाक्ष करते हुए कहा कि आपके घर में भी बहू बेटी हैं। आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं, मणिपुर पे। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे। आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था? मैंने उस दिन आपको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा था, फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन। तो मैं बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। कौन रेप कैपिटल है? दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? मैम 80 दिन से ऊपर हो चुके हैं, हजारों की तादाद में महिलाएं रिलीफ कैंप्स में रह रही हैं, 150 से ज्यादा परिवार उजड़े हैं क्योंकि वहां पे उनके कत्लेआम हुआ है।
हजारों की संख्या में घर जलाए डाले गए हैं, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहां के अस्पताल चरमरा रहे हैं, और खुद इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर फूंक दिया गया, आग लग गई, और वो खुद आकर टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। तो आप मुझे अगर बार बार आप बिल्कुल चर्चा करिए, एंड मुझे तो पता है टाइम्स नाउ तो जर्नलिज्म का एक प्रतीक माना जाता है, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी डिबेट्स करता है और प्रश्न पूछने चाहिए। आपने 2014 से पहले आपने कितने सवाल दागे होंगे यूपीए की सरकार पे, दिन रात आपने डिबेट की। आप उसकी कंपैरिजन कर लीजिए और पोस्ट 2014 की कंपैरिजन कर लीजिए जब आपने सरकार से सवाल पूछा होगा। आप बस मुझे वो डिबेट के आप मुझे आंकड़े दे दीजिएगा तो मैं मान जाऊं कि हाँ, हम लोग बहुत फ्री एंड फेयर मीडिया के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और फ्री एंड फेयर मीडिया को हम जवाब दे रहे हैं। दैट इज माई ओनली लिमिटेड पॉइंट कि अगर हम इतना डिफरेंस समझ जाएं, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स, वी कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट्स, वी कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर फॉर नॉट प्रायोरिटाइजिंग इट। बट प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो लीक होने के बाद आपने ये चर्चा शुरू की है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, मैं बाद आपने जब लीक हुआ है, बिल्कुल वीडियो लीक होने से पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं और मैं आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर जितनी मणिपुर पर रिपोर्टिंग हुई है, डिबेट्स हुई हैं, मैं सबके लिंक्स, मैडम मैं वीडियो की बात कर रही हूं, मैं सिर्फ उस महिला की बात कर रही हूं कि उसकी डिबेट उसके बाद हुई है, उससे पहले मणिपुर वायलेंस की कवरेज पूरी हुई है इस चैनल पर, और मैं आपको अपने उन डिबेट्स के लिंक्स भी भेज दूंगी जहां पर जंतर मंतर पे बैठी रेसलर्स के साथ मैंने खुद डिबेट्स भी की हैं और खुद उनके इंटरव्यू भी लिए हैं। आप टाइम्स नाउ थोड़ा ज्यादा देखा करिए, आपको पता रहेगा हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, लेकिन मैं जरूर भेज दूंगी आपको सारे लिंक्स। लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसके साथ सहमत जरूर हूं, क्योंकि जो सवाल दागे जाते थे वो आप मुझे उसका कंपैरिजन भेज दीजिए। हो सकता है मैं रोज टीवी ना देखती हूं, आप बस मुझे ये कंपैरिजन भेज दीजिए। जब आप मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछती थी, सोनिया गांधी जी से सवाल पूछती थी यूपीए सरकार के अंतर्गत, और एनडीए सरकार आने के बाद आपने कितने डिबेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रखे, या गृह मंत्री के ऊपर रखे, या उनकी सरकार के ऊपर रखे, और ऐसे सवाल दागे गए। मैडम का मुद्दा हो, अगर आपको लगता है कि आपकी लड़ाई, अगर आपको लगता है कि आपकी डिबेट मेरे से है और बीजेपी से नहीं है, करेक्ट माई सेल्फ। अरे अगर आपकी डिबेट मुझसे है और बीजेपी से नहीं, तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम और अंतरिक्ष देवा स्कैम, ये सारे स्कैम्स जब हो रहे थे तो आप चाहती थी कि मीडिया में अगर मैं हूं तो मैं चुप करके बैठी रहूंगी, तो वो मेरा कभी भी रोल नहीं रहा है और मैं नहीं रही हूं चुप। और सवाल जितने मुझे आज पूछने चाहिए मैं आज भी पूछती हूं, और मैं बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब अपनी जर्नलिज्म शुरू की थी तो बीजेपी बहुत देर तक सत्ता में आई ही नहीं थी। तो प्रियंका चतुर्वेदी जी, 30 साल का वक्त जिसने पार्लियामेंट के गलियारों में गुजारा हो, उनसे ये सवाल अगर आप ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि लड़ाई आपकी बीजेपी से है, बीजेपी से है। और सवाल आज ये है कि अगर मणिपुर पर आपको क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और मॉब वायलेंस में फर्क नजर नहीं आता, तो बंगाल का मॉब वायलेंस देख लीजिए। और डॉक्टर शांतनु सेन से मैं पूछूंगी, बंगाल में जो कुछ हुआ वो मॉब वायलेंस नहीं था, वो मणिपुर से अलग था। और अगर मणिपुर ही अकेला मुद्दा है तो आई विल अलाउ यू प्रियंका जी, लेकिन बाकी भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो बोलना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। आई एम जस्ट बीइंग फेयर। जरूर। ओके, 30 सेकेंड। शांतनु दा, डू आई हैव योर परमिशन? कोशिश कर रहे हैं। आपका परमिशन है प्रियंका जी को 30 सेकेंड? But I must be given the opportunity to speak out then. ओके, प्रियंका जी आप अपनी बात कहें, फिर शांतनु से। तो मैं बस सबसे पहले तो मेरा आई डोंट नो आप इतना पर्सनली क्यों इस बात को ले गई। मैंने तो बस ये कहा था
कि क्या आप कंपैरिजन मुझे दे दीजिए कितनी डिबेट्स हुई हैं। मैंने आपसे कहीं नहीं कहा अपनी पत्रकारिता को चुप कराइए या उसको थामिए या रोकिए, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आपकी पत्रकारिता और बढ़ती जाए। इट शुड बी अ शाइनिंग एग्जांपल फॉर द कंट्री कि यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। दैट वाज ऑल माय पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट वाज। सेकेंडली मैं बस ये कहूंगी, बिल्कुल वेस्ट बंगाल पे चर्चा करेंगे, हम राजस्थान पे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36 सेकंड के बयान में दोनों राज्यों को खींचा था ना, सबकी चर्चा होगी। तो वही हम कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हो ना। प्रधानमंत्री 36 सेकंड का बाहर क्यों बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रथा निभाएं और आकर बात करें। बस यही एक सिंपल लॉजिक है। बाय ब्रिंगिंग द, इट्स अनफॉर्चुनेट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा, पर उन्होंने हमें मजबूर किया। फेयर पॉइंट प्रियंका जी, फेयर पॉइंट। आपका पॉइंट बहुत फेयर है, लेकिन डॉक्टर शांतनु सेन, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन आपको नहीं लगता अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद आपने मणिपुर का मुद्दा कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया है? अब मुद्दा नरेंद्र मोदी हो गए। नविका जी, मैं उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे को पूरा बोलने का मौका दीजिएगा। सबसे पहले आप प्रियंका मैडम को बोल रहे थे कि थोड़ा ज़्यादा टाइम्स नाउ देखा कीजिए। हम भी कोशिश करते हैं देखने के लिए, लेकिन जब देखना शुरू करता है इतना पार्टीशन, इतना पार्शियल, इतना प्रो गवर्नमेंट न्यूज़ लगता है कि हम बंद कर देते हैं। दैट इज़ द मेन इशू। मेरा सवाल ये है, अब कितने बार बीजेपी वालों को पूछा है कि मणिपुर में इंटरनेट बंद क्यों है? बाकी जितना स्टेट का नाम लिया जा रहा है, एक स्टेट बोलिए जहाँ पर इंटरनेट बंद किया है। हम तो ये सोचता है कि इंटरनेट बंद अगर नहीं होता तो और भी ज़्यादा हादसा शायद सामने आया होता बाय नाउ। सेकेंडली, अब मेरा को ये जवाब दीजिए, जब हथरास, उन्नाव, बलरामपुर में हादसा हुआ था, अब कितना डिबेट किए थे वहाँ पर? थर्डली, जब आप वेस्ट बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, ये मेरा मॉरल ड्यूटी बनता है कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इंटरनेट बंद नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मणिपुर से डाइवर्ट करने के लिए वेस्ट बंगाल का फेक न्यूज़ दिखाया जा रहा है, नंबर 2। एंड नंबर 3, इफ यू गो थ्रू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, it says that Calcutta is the safest city for the women and West Bengal is one of the safest states for the women so far the National Crime Record Bureau is concerned. So मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है, बाकी स्टेट का नाम लिया जा रहा है जो किसी भी हालत में मणिपुर से इक्वेट नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री बीजेपी इससे भाग रहा है, और भाग रहा है बोल के हम लोगों को मजबूर होके 198 रूल अप्लाई करके उसको सदन में लाना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हो ही नहीं सकता है। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए कि आपने विपक्ष को मजबूर क्यों किया? देखिए, मैं तो जवाब दे चुका हूं। और चक्कर क्या है कि इनको कोई किसी ने मजबूर नहीं किया, इनको गोलपोस्ट शिफ्ट करने की आदत हो गई है। अब आज दोपहर में 11 बजे सुबह में कांग्रेस ने, तरुण गोगोई जी ने दिया मोशन, गौरव गोगोई ने, कि हमें नो कॉन्फिडेंस लाना है। अब प्रियंका जी कह रही हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हम करना नहीं चाहते थे। तो पहले तय कर लीजिए कि फॉर्चुनेट क्या है, अनफॉर्चुनेट क्या है। आपस में क्वेश्चन आप लोग में रहता नहीं है। आपको बोल रही थी अभी सुशांत राजपूत का केस पे आपने डिबेट किया कि नहीं, पालघर पे भी आपने डिबेट नहीं किया नविका जी। पालघर साधु कांड पे बड़ा सेलेक्टिव विजन था। लोग जब सत्ता में रहते हैं तो सेलेक्टिविटी कैसे आती है, वही मुझे दिख रहा है। और शांतनु जी, आप तो खैर पश्चिम बंगाल से हैं। आज की खबर है, ये फेक न्यूज नहीं है, पता कर लीजिएगा। 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद कहा गया, पुलिस वाले धमका रहे थे वापस से कि तुम लोग मीडिया के पास क्यों गए और मीडिया को यह बात क्यों बताई। पुलिस वाले उसके रिलेटिव्स को धमका रहे थे। यह आज की खबर है, ज्यादा दिन की खबर नहीं है। अब इस पर भी कुछ ज्ञान वर्षा कर दीजिए। मणिपुर जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मणिपुर से एक वुमेन स्पेसिफिक इंसिडेंस नहीं है। ये फिर बीच में बोलने लगे, ये ठीक नहीं है नविका जी, इनको फेडर डाउन कीजिए जरा। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जरा जाके चेक कर लीजिए, आप चूंकि दिल्ली में होइएगा, कर रहे हैं, जाके पता कर लीजिए। आपके इंफॉर्मेशन को कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूं कि मुझे शांतनुदा आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अनफेयर हूं। INDIA के 5 सदस्य हैं और एक बीजेपी का, लेकिन मैं अनफेयर हूं। सवाल 5 लोग पूछ रहे हैं, जवाब देने के लिए सिर्फ अजय आलोक जी हैं, लेकिन मैं अनफेयर हूं। आप सारे दूसरे राज्यों में सरकार चलाते हैं, लेकिन
मैं अनफेयर हूं क्योंकि आप पांचों को मैंने बैठाया है। आपका जज जूरी फैसला जिस तरह से चल रहा है भाई साहब, उसमें लोगों का ना थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल, मैं क्या कह रही हूं, आप क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक क्या कह रही है। राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या विपक्ष की आंखों पर पट्टी बंदी है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि उनके सामने राज्यों में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ मणिपुर ही क्यों दिखता है। राम शरण सिंह का प्रयागराज से सवाल है, आईयूएमएल पर चुप्पी क्यों है, वो सेक्युलर कैसे हो गए। प्रदीप दा इसका जवाब देंगे। आईयूएमएल ने जो कहा है, मैं तो कहना भी नहीं चाहती, नहीं तो हेट स्पीच के लिए आप मुझे दोषी करार दे देंगे, लेकिन राहुल गांधी तो उन्हें सेक्युलर का सर्टिफिकेट देते हैं। और कितना देर क्या, 8:30 बजे तक बोला। हेलो हेलो प्रदीप दा सुनते पाचेन, सुनाई नहीं जा रहा है। प्रदीप दा, जनता पूछ रही है आईयूएमएल पर आपने चुप्पी क्यों रखी हुई है, उनको सेक्युलर बुला रहे हैं और मणिपुर आपको दिख रहा है, बाकी राज्य नहीं दिख रहे। आई एम नॉट लिसनिंग एनीथिंग। चलिए एसटी हसन साहब, मैं आपसे पूछती हूं, जब तक एसटी हसन साहब जवाब देंगे जनता के सवालों का। जी बताइए। देखिए, जवाब जनता जो भी सवाल कर रही है उसे मालूम है। आईयूएमएल सेक्युलर आपके कहने से नहीं है कि साहब जनता ये पूछ रही है। देखिए, हर पार्टी में कम्युनल सेकुलर सभी किस्म के लोग होते हैं। अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही है जो कम्युनल है तो कम्युनल है, सेकुलर है तो सेकुलर है। लेकिन बहन नाविका जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप प्रीजुडिस होकर मत आया करिए। क्या मेरठ की घटना जो 2 महीने पुरानी है, आज वीडियो वायरल हुआ और आज वो लोग पकड़े गए, इसका संज्ञान भी लेना चाहिए। तो मेरा तो आपसे सिर्फ यही कहना है, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं, ये सारे लोग आप पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इसलिए ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। आप खुद एनालिसिस कर लिएगा अपने स्टेटमेंट को। तो हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इल्जाम भी लगाइए, हम मजबूर हुए, दोषी भी घोषित कर दीजिए, लेकिन पब्लिक सवाल भी पूछ रही है। अब कह दीजिए पब्लिक का भी यही व्यू है तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं दोषी है। दीपक कुमार जैन का दिल्ली से सवाल है, जब संसद में विपक्षी सांसद काम ही नहीं करने दे रहे, चर्चा से भाग रहे हैं तो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या इनको सांसद बने रहने का अधिकार है? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा बिहार से सवाल है, मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा क्यों नहीं करते? हंगामा करने से देश के विकास में अवरोध नहीं पैदा होता क्या? दिव्या सिंगा बद्रजेना का कटक से सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव में अगर अमित शाह ने मणिपुर पर बोला और पीएम ने विपक्ष के इंडिया पर एक्सपोज दिया, तब विपक्ष क्या करेगा? गिरीश का नवी मुंबई से सवाल है, बजट सेशन के दौरान जब विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बॉयकॉट कर दिया था, तब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां गई थी? राजेश का सहारनपुर यूपी से सवाल है, प्रियंका जी बस इतना बता दें कि चलो मान लिया मोदी जी ने तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, विपक्ष तो बड़ी खूबसूरती से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है ना? प्रियंका जी जवाब देंगे? जी बिल्कुल निभा रहा है, बिल्कुल निभा रहा है जो आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं नाविका जी, टेलीविजन चैनल पे मैं पब्लिक के सवाल जवाब नहीं, हम पब्लिक में जाकर उनके सवाल जवाब देंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे, जवाब सुनेंगे, वो हमसे जो सवाल करेंगे हम करेंगे। पर यहाँ पर कहना कि हम बिल्कुल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिम्मेदारी क्या हमें ये रूल बुक ने दी है, ये रूल बुक ने दी है, ये राज्यसभा की है जो जिसके तहत मैं 267 रोज डाल रही हूँ और करीब आउट ऑफ 239 एमपीज राज्यसभा के कल 51 एमपीज ने इसी रूल बुक के तहत 267 दिया था। ये विपक्ष के जिम्मेदार हम एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। रही बात डिस्ट्रप्शन की, डिस्ट्रप्शन के बारे में कह रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ ये हक है आपका, ये हक है आपका प्रियंका जी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं, समय बिल्कुल समाप्त है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि देश देख रहा है, वो दोनों तरफ से जवाबदेही मांग रहा है। आप अगर मीडिया का रोल ही खारिज करना चाहती हैं तो ये आपकी मर्जी, क्योंकि जो पसंद ना आए
उसे हटा दो। यही है शायद तौर जिंदगी का। जो सही है वो दोबारा आएगा, जो नहीं सही लगे उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन जनता को क्या सही लगेगा ये तो 2024 में तय होगा। इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा ये सुन रहे हैं कि अगले हफ्ते 2 दिनों की चर्चा के बाद तय होगा लोकसभा में, फ्लोर ऑफ द हाउस में। जवाब किसको मिलेगा किसको नहीं, ये सवाल बना रहेगा तब तक के लिए। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत।